स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र लेखांकन के सैद्धांतिक आधार गैप का भाग 3 लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र के लेखांकन के सैद्धांतिक आधार पाठ से गैप का भाग 3 लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत गैप से तात्पर्य वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में एक रूपकता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त उन सभी निश्चित नियमों व निर्देशक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेनदेनों के अभिलेखन व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। गैप के प्रकार। गैप के प्रकार, सबसे पहले आधारभूत मान्यताएं या संकल्पनाएं। दूसरा, लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। और आज का जो टॉपिक है वह है लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। लेखांकन के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यवसाय की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकनकर्ता द्वारा कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जो सूचनाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत कहलाते हैं। लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांतों के प्रकार। इसमें सबसे पहले परिवर्तनीय सिद्धांत समनुरूपता या एकरूपकता। दूसरा, रूढ़िवादिता, विवेकशीलता। रूढ़िवादिता या विवेकशीलता ये दूसरा परिवर्तनीय सिद्धांत है। तीसरा, सारता। और अंतिम सिद्धांत वस्तुनिष्ठता। तो बारी बारी से एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समनुरूपता एकरूपकता का सिद्धांत, कंसिस्टेंसी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यवसाय द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली नीतियों व अभ्यासों तथा लेखांकन पद्धतियों में लंबे समय तक समानता व समनुरूपता अपनाई जाए, जिससे उसका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तुलनात्मकता के लिए समनुरूपता या एकरूपकता का होना बहुत आवश्यक है। दो प्रकार की तुलनाएं होती हैं। सबसे पहले तुलना हम किन मदों के लिए करते हैं? जैसे संबंधित निम्नलिखित मदें जिनका गणना के लिए विकल्प मौजूद हैं, जैसे डूबत ऋण संचय की गणना विधि। डूबत ऋण की गणना विधि स्टूडेंट्स, इसके एक से अधिक विधियां उपलब्ध हैं। मूल्यह्रास की गणना विधि भी बहुत सारे गणना विधि उपलब्ध हैं। स्थायी मूल्यह्रास की विधि, क्रमागत मूल्यह्रास की विधि, इन दोनों विधियों को हम कक्षा 11वीं के ही लेखाशास्त्र में आगे पढ़ेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वार्षिक विधि और बीमा योजना विधि इत्यादि अन्य विधियां भी उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन हम महाविद्यालय की पढ़ाई के दौरान करेंगे। इसके अलावा
अंतिम रहतियों का मूल्यांकन इत्यादि के कई विधियां होने के कारण स्थायित्व का इन विधियों में स्थायित्व का होना आवश्यक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या अंतिम रहती की गणना के लिए भार औसत विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरह से जिस किसी विधि पर स्थायित्व का होना बहुत आवश्यक है। इसमें कम समय अंतराल में परिवर्तन करने से तुलनात्मक कार्य ठीक तरह से नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं तुलना कितने प्रकार की होती है। देखेंगे हम, यदि हम अपने ही संस्था के विभिन्न अवधियों के बीच यदि तुलना करते हैं, जैसे ये 2018 और 2019 के लेखा अवधियों के बीच हम अपने ही संस्था के भीतर के परिणामों की तुलना करते हैं, तो ऐसे तुलना को अंतर अवधि तुलना कहते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। या फिर बड़ी कोई कंपनी है जिसके कई यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट का दूसरे यूनिट के बीच में तुलना भी इंट्रा फर्म कंपैरिजन ही कहलाता है। दूसरा देखते हैं, जब कोई फर्म अपने ही जैसे व्यापार में संलग्न अन्य फर्म के वित्तीय विवरणों से यदि तुलना होती है तो उसे अंतरफर्मी तुलना कहते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। जैसे स्टूडेंट्स आप देखे होंगे इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, तो एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स से या कल्चरल कंपटीशन, कुछ ऐसा होता है। सो इंटर इंटर फर्म कंपैरिजन। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी फर्म के बीच में, दो फर्म के बीच में जो एक ही तरह का व्यवसाय में संलग्न है, अपने वित्तीय विवरणों की तुलना समनुरूपता और एकरूपता के सिद्धांत के कारण ही कर पाएंगे। यदि हम विधियों को या पद्धतियों को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे या एक जैसा नहीं रखेंगे, तो यह तुलना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एक समनुरूपता या एकरूपता का सिद्धांत लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को वर्जित करती हो, लेकिन परिवर्तन करते समय वित्तीय विवरणों में इसकी संपूर्ण सूचना तथा इनके कारण परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। कोई भी परिवर्तन जब तक फर्म के लिए अपेक्षाकृत श्रेष्ठकर व उसके वित्तीय स्थिति की सही व उचित चित्र प्रस्तुत न करता हो, अपनाई न जाए। मतलब स्टूडेंट्स, इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इसके प्रभाव को वित्तीय विवरणों में स्पष्ट उल्लेख करना होगा और जितने भी उपयोगकर्ता हैं उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि नया अपनाया गया विधि पुराने अपनाए जाने वाले विधि से श्रेष्ठतर है, उचित है। नेक्स्ट देखते हैं रूढ़िवादिता विवेकशीलता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित ना हो, लेकिन वह सभी हानियां जिनकी यदि दूरस्थ संभावना भी हो तो उन्हें उनके लिए पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान कर लेना चाहिए। जैसे कि हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, एक बाइक रेस ट्रैक पर बाइकर अपनी सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा उपाय करता है। ये उसके पूरे गियर किट बोलते हैं इसको। इनके लिए देखिए ग्लव्स भी हैं, हेलमेट है प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जैकेट है प्रोटेक्टिव, ये उसकी नी कैप्स हैं, शूज़ हैं, और ये देखिए ये पूरा उसके नी कैप, यहाँ पर उसके घुटने और पूरे पैर वैर की सुरक्षा के लिए इतने सारे सुरक्षा उपाय रहता है।
और इन सारे सुरक्षा उपाय को करते हुए वह अपने रेसर जो है अपनी बाइक को रेस ट्रैक पर दौड़ाता है। जब इतने सारे प्रोटेक्शन वो रखता है तो यह प्रोटेक्शन अपनी सुरक्षा के लिए वो पूर्व से ही रखता है। ये नहीं कि एक्सीडेंट होने के या दुर्घटना होने के बाद ये सब नहीं पहनता है वो, तो पहले से ही पूर्व तैयारी रखता है। जब वो रेस ट्रैक पर जाता है तो इसके लिए वो पहले से तैयारी रखता है, और जब ये तैयार होता है इस तरह के प्रोटेक्शन किट से तो तैयार रहता है, तो संभवतः जब दुर्घटना घटित होती है तो जो हानि होती है वह हानि संभवतः कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसी प्रकार सतर्कता का सिद्धांत भी हमें यही सिखाता है कि निकट भविष्य में यदि कोई हानि होने की संभावना है तो उसकी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। आशा है समझ में आया। आइए देखते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत जैसे हम पहले बता चुके हैं कि लेखा पुस्तकों में अगर कोई लाभ की प्राप्ति होनी है तो तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित ना हो, अर्न ना हो। लेकिन यदि हानि है संभावित तो उसके लिए पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान या तैयारियां कर लेनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य व बाजार मूल्य से जो कम हो उसी मूल्य पर करना चाहिए। ऐसा इसलिए कम करना चाहिए, उसका मूल्यांकन जो कम है उस पर ही लेखा करना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ की अनावश्यक अधिक गणना नहीं होती है। फिर है संदिग्ध ऋणों के लिए आरंभ से ही प्रावधान। संदिग्ध ऋण वह ऋण होते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स मीन्स जो देनदारों द्वारा जो भी राशि नहीं चुकाई जाती उसे डूबत ऋण कहते हैं। तो वो डूबत ऋण के लिए पहले से ही पूर्व तैयारी, क्योंकि हमने जितने लोगों को उधार बेचा है समस्त देनदारों से राशि संपूर्ण प्राप्त होगी इसकी संभावना कम ही रहती है। तो इसके लिए हमें प्रावधान जो है वो शुरू से ही जब हमने उनको उधार बेचा तब से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, या उसके लिए प्रावधान पुस्तकों में कर लेनी चाहिए। अगला, देनदारों के लिए छूट का प्रावधान। कुछ देनदार समय से पूर्व भुगतान कर देते हैं तो ऐसे देनदारों को कुछ छूट दी जाती है अपने द्वारा चुकाए गए राशि में। तो इस प्रकार की छूट का प्रावधान भी पुस्तकों में हम कैसे करेंगे उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। फिर है न्यायालय में चल रहे दावे या केस के संबंध में भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि न्यायालय में कोई केस चल रहा है, संपत्ति से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई केस चल रहा है, तो ऐसे संपत्तियों को हमें स्थिति विवरण में परिसंपत्तियों में शामिल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि अंतिम फैसला ना आ जाए, और उन्हें तब तक संभाव्य दायित्व के श्रेणी में ही रखेंगे और उसे बैलेंस शीट के संभाव्य दायित्व श्रेणी में हम रखेंगे। जिसकी सूचना मात्र रहेगी उसकी राशि को हम बैलेंस शीट में योग में शामिल नहीं करते हैं। ये हमें प्रूडेंस या रूढ़िवादिता या विवेकशीलता का सिद्धांत ही सिखाता है। फिर देखते हैं संयुक्त जीवन बीमा की समर्पण राशि पर दर्शाना। जो भी संयुक्त बीमा पॉलिसी का भुगतान किया जाता है कंपनियों में समस्त सदस्यों के लिए, तो उसके समर्पण मूल्य से ही जो सरेंडर वैल्यू रहती है उस बीमा धन का, उसे ही हम आर्थिक विवरणों में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता विवेकशीलता का सिद्धांत ऐसा है, आपको समझ में आ गया। अगला है सारता का सिद्धांत, मैटरलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी मदें जो बिल्कुल महत्वहीन हैं या वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वाले के लिए असंगत हैं, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सारहीन मदों को या तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या इन्हें अन्य मदों के साथ
शामिल कर दिया जाना चाहिए। उसे ही हम मैटेरियलिटी या सारता का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत संस्था की प्रकृति एवं उसके आकार पर भी निर्भर करती है, इसलिए इसे परिवर्तनीय सिद्धांतों में श्रेणी में शामिल किया गया है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं उदाहरण के तौर पर डाक व्यय या स्टेशनरी से संबंधित व्यय या ऑफिस के टेलीफोन का व्यक्तिगत प्रयोग यदि हो रहा है, बहुत मामूली सा अगर वो व्यक्तिगत प्रयोग भी करता है, अपने घर पर कॉल वॉल करता है, इस तरह के जो खर्च रहते हैं इन्हें पृथक से खातों में नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक साथ विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस की श्रेणी में रख दिया जाता है। जैसे जबकि कैंची, स्टेपलर, कटर, पेपर क्लिप इत्यादि ये ऐसी मदें हैं जो आगमगत व्यय के रूप में लाभ हानि खाते में इन्हें दिखाया जाता है। भले ही ये जो वस्तुएं अभी आप देख रहे हैं चित्र में, इन्हें कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जाता है, बावजूद इसके इन्हें संपत्तियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो यह भी हमें शारता या मैटेरियलिटी प्रिंसिपल के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि इन्हें हमें आगमगत व्यय मानना है और इसे लाभ हानि खाते में संबंधित लाभ हानि खाते में व्ययों में शामिल करना है। तो आशा है आपको मैचिंग प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आगमगत व्ययों का ही मिलान, आगमगत व्ययों पर ही मिलान का सिद्धांत लागू होता है स्टूडेंट्स। पूंजीगत मदों के लिए मिलान का सिद्धांत जो है वो सटीक नहीं बैठता। अगला है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। लेखांकन को लेखाकर्ता व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। यह तभी संभव है यदि प्रत्येक लेनदेनों को उसके सहायक दस्तावेज या प्रमाणक द्वारा सत्यापित किया जा सकता हो, वेरीफाइबल पॉसिबल हो। जैसे कि अगर कोई क्रय होता है, नगद क्रय होता है, तो उसके लिए नगद कैश या कैश वाउचर्स, नगद प्रमाणक भी उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रसीद होती है या फिर चेक की कॉपी, फोटोकॉपी इत्यादि होती है। इसी प्रकार यदि हम देखें कोई किसी भी प्रकार के उधार यदि लेन देन होते हैं जिसमें नगद का कोई या बैंक खाते का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आजकल अंतरण वगैरह हो जाता है, ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग से या दुनिया भर के जो मोबाइल ऐप है उनके माध्यम से। तो उस स्थिति में हमें इनवॉइस, बीजक वगैरह या फिर डिलीवरी चालान, इनको हमें प्रमाणक रूप में नत्थी करके फाइल में रखनी चाहिए। बिना प्रमाणक के या बिना सत्यापन के किसी भी मदों को आगम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेखाकर्ता या लेखांकनकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों से बिल्कुल भी ग्रसित होकर लेखांकन नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसे पूर्ण रूप से सहायक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स या फिर वाउचर्स, प्रमाणक के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। बिना प्रमाणक के आगम की गणना, आगम की सत्यता का प्रमाण नहीं किया जा सकता। यही हमें वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत दिखाता है। किसी भी प्रकार के इसमें त्रुटि या फिर पक्षपात रहित होना चाहिए। इस प्रकार से सहायक प्रमाणक भी होते हैं। सहायक प्रमाणक हम उसे कहते हैं जिसमें हम प्रमाणक की जो सहायता के लिए, उनकी सहायता के लिए, जैसे कुछ यात्रा व्यय के लिए अगर कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह होता है, तो हम जो TADA बिल भरते हैं, तो उस बिल में
यात्रा व्यय की टिकट, बस का, ट्रेन का, हवाई यात्रा का उसकी टिकट को, या फिर यदि हम अपने ही यात्रा के साधनों का प्रयोग किए हैं तो पेट्रोल पंप के बिल इत्यादि को उसमें संलग्न करते हैं। ऐसे प्रमाणक को हम सहायक प्रमाणक कहते हैं। तो यह भी जो मूल प्रमाणक है उनमें सहायक प्रमाणक के रूप में संलग्न किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम सहायक प्रमाणक कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो आगम का निर्धारण बिना इसके आगम के प्रमाणीकरण के नहीं किया जा सकता, और तब तक उसे आगम के रूप में लेखा पुस्तकों में नहीं करनी चाहिए। तो यह स्टूडेंट सारे हो गए ये परिवर्तनीय सिद्धांत। अब आपके लिए आशा है ये समझ में आ गया आपको टॉपिक। अब आपके लिए ये 5 होमवर्क हैं। इन होमवर्क को हमेशा की तरह आप cgschool.in पर भी अपलोड कर सकते हैं, और जो ईमेल आईडी है मेरी, तो आपको याद हो गया होगा ईमेल आईडी, तो उस ईमेल आईडी पर आपको इसे भेजना है। आपको जांच करके इसको सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया, और गैप का जो अंतिम कड़ी होगी, भाग 4, शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।